हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टायर टीचर जॉब में। दोस्तों, आज हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सेकंड पेपर प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास पढ़ेंगे। इसके अंतर्गत हम देखेंगे आज पार्ट नंबर 10। तो दोस्तों, यहाँ पर आपका टोटल 40 क्वेश्चन हो चुका। अब हम देखेंगे टोटल क्वेश्चन 40 हो चुके हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों, यहाँ पर क्वेश्चन पढ़ने से पहले हम आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि आपका पवन सीरीज, अंग्रेजी का पवन सीरीज इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया गया है, जिसमें शॉर्ट आंसर टोटल करवाए गए हैं। तो दोस्तों, आपको जहां भी कोई भी परेशानी हो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और दोस्तों, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में वो सारे सब्जेक्ट्स के लिंक आपको मिलेंगे और प्लेलिस्ट में, इस चैनल की प्लेलिस्ट में भी आपको सारे लिंक मिलेंगे। तो आपको जहाँ भी सुविधा हो वहाँ से अपनी स्टडी करिए। तो चलिए देखते हैं इसमें क्वेश्चन है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 41। तो दोस्तों चलिए देखिए, कोठारी आयोग के अनुसार शिक्षा का पंचमुखी कार्यक्रम क्या? ये आपकी बीटीसी 2015 और 2018 यानी कि डीएलएड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर है। कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिप्रेक्ष्य में जो पंचमुखी कार्यक्रम प्रस्तुत किया था, उसी के विषय में हमें देखना है। पहला क्या है? शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना। शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ने का क्या मतलब है कि जो शिक्षा दी जाए वो स्किलफुल हो, यानी कि जो भी छात्र शिक्षा ग्रहण करें, शिक्षा वो उनके लिए कहीं ना कहीं वो स्किल के माध्यम से शिक्षा ग्रहण करें, जिससे कि वो अपने जीवन में उसका उपयोग कर पाएं। क्लियर। नंबर बी पर हम देखें, बा है यहाँ पे, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। तो दोस्तों, जो भी शिक्षा दी जाए उसमें जो भी हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हैं, यानी कि छात्रों की अपनी छात्रों में नैतिकता की भावना का विकसित करना और साथ ही देश प्रेम की भावना विकसित करना, इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जाए। नंबर 7 पर हम देखें तो शैक्षिक क्रियाकलापों के माध्यम से सामाजिक एकता को मजबूत करना। तो दोस्तों, किस तरह से समाज में जो भी अलग अलग धर्म जाति समुदाय के लोग हों, लेकिन फिर भी उनमें स्कूल के माध्यम, चूंकि जब बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ पे किसी भी जाति धर्म समुदाय, किसी भी समुदाय से संबंधित हो, तो वहाँ पे इस तरह का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। तो एक तरह से उनके अंदर चूंकि विद्यालय भी समाज का हिस्सा है, तो उनके अंदर ये सामाजिकता की भावना विकसित होगी और एक तरह से उनके अंदर सामाजिक एकता के लिए वो खुद को मजबूत कर पाएंगे। शैक्षिक क्रियाकलाप के माध्यम से यहाँ पे हम कह रहे हैं, तो शैक्षिक क्रियाकलाप के माध्यम से किस तरह से कि जो भी समाज में अलग अलग जाति धर्म समुदाय के माध्यम से त्यौहार मनाए जाते हैं, उन त्योहारों में जैसे हम होली, दिवाली, ईद, ये सारे त्यौहार स्कूलों में भी मनाए जाएं। एक तरह से जैसे रक्षाबंधन प्रतियोगिता करवा के, दीपावली में दियों की प्रतियोगिता करवा के, रंगोली की प्रतियोगिता करा के, तो एक तरह से छात्रों के अंदर सामाजिक एकता के साथ साथ उन्हें त्योहार के माध्यम से एक दूसरे के लोगों को समझ पाएंगे। इस तरह से उनके अंदर आपसी सहयोग की भी भावना विकसित होगी। अब हम देखें नंबर 10 पे, शिक्षा के द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्यों का विकास करना। तो दोस्तों, शिक्षा के माध्यम से किस तरह से उनके अंदर नैतिकता की भावना विकसित हो, किस तरह से वो आध्यात्मिक हो और साथ ही सामाजिक मूल्य भी उनके अंदर विकसित हो, इन सब चीज़ों पर भी ध्यान देने को कहा गया इस पंचमुखी कार्यक्रम के माध्यम से। अब यहाँ पे देखिए, यह है जिज्ञासा की प्रवृत्ति एवं मानवीय मूल्यों के द्वारा कौशल का विकास करते हुए सामाजिक आधुनिकीकरण की प्रक्रिया को विकसित करना। तो एक तरह से यहाँ पर जिज्ञासा प्रवृत्ति किस तरह से विकसित हो और उनके अंदर किस तरह से मानवीय मूल्य और कौशल का विकास हो, ये सारी चीज़ें एक अध्यापक के माध्यम से उनके अंदर विकसित किए जाएं, जिससे कि वो जो भी अध्यापक है उस अध्यापक के माध्यम से उनके अंदर चारित्रिक विकास हो, नैतिक विकास हो, एक तरह से इस तरह से शिक्षा दी जाए जिससे कि उनका सर्वांगीण विकास हो, यहाँ पे कहने की बात है। क्लियर। 42, प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रमों में किन्हीं 4 कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो दोस्तों, ये आपके डीएलएड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। प्रारंभिक शिक्षा के विकास हेतु संचालित कार्यक्रम कौन कौन से थे? तो दोस्तों, यहाँ पे पहला है जनशाला। यह कार्यक्रम भारत सरकार और 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा मिलकर चलाया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर देखिए, आपको सबसे पहले ये पॉइंट लर्न कर लेने हैं, चूंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। तो अगर ये पॉइंट याद रहेंगे, यहाँ पे हम डिस्कस कर ही रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको भूलेंगी नहीं। तो जनशाला में क्या होता था, ये 5 संयुक्त राष्ट्र एजेंसियों द्वारा मिलाकर चलाया जाता था। संयुक्त राष्ट्र की 5 एजेंसियाँ मिलाकर इसे
जनशाला को चलाती थी। और जनशाला कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा के विकास का कार्यक्रम है और इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज के वंचित पिछड़े वर्गों, विशेष रूप से लड़कियों और बच्चों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की अल्पसंख्यकों, काम करने वाले बच्चों और विशेष देखभाल की जरूरत वाले बच्चों को प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है। तो दोस्तों जनशाला के माध्यम से जो भी संयुक्त राष्ट्र संघ की जो 5 एजेंसियां थी उनमें जो भी पिछड़े वर्ग के लोग थे या लड़कियां हैं या अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक या ऐसे बच्चे जो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा जरूरतमंद है, उनके लिए प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराना है जनशाला के माध्यम से। अब हम देखें यहाँ पे, ये देखिए नंबर 2 पर है डीपीईपी। डीपीईपी कार्यक्रम केंद्र द्वारा प्रायोजित है। जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम 1994 में प्रारंभ हुआ था। इसका लक्ष्य सभी को शिक्षा दिलाने, बच्चों को स्कूल में बनाए रखने और शिक्षा के स्तर में सुधार करने तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने के साथ साथ काम करना है। तो दोस्तों यहाँ पर डीपीपी जो कार्यक्रम है वो एक तरह से 1994 में प्रारंभ किया गया था और इसका मेन लक्ष्य क्या था कि जो भी ऐसे बच्चे हैं जो कहीं ना कहीं पिछड़े हैं या फिर हम कहें जो बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं या फिर जो बच्चे स्कूल में जिनका मन नहीं लगता है और जो भी शिक्षा के स्तर हैं उनमें सुधार करना और तथा समाज के विभिन्न वर्गों में असमानता कम करने के साथ साथ काम करना। जो भी अलग अलग वर्ग हैं कहीं ना कहीं उनमें असमानता देखने को मिलती है, उस असमानता को कम करने के लिए ही ये डीपीईपी कार्यक्रम केंद्र के द्वारा प्रायोजित किया गया। ठीक, अब यहाँ पर हम देखिए नंबर 3 पर है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड में इसके पहले हम लोग बहुत ही बार पढ़ चुके हैं कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना देश की प्राथमिक विद्यालयों में उपलब्ध मानव संसाधन एवं भौतिक संसाधनों में सुधार लाने के लिए 1987-88 में प्रारंभ हुई थी। तो दोस्तों यहाँ पे ये आप सन याद कर लीजिए, 87-88 में ये प्रारंभ हुई थी और ये प्राथमिक विद्यालयों में जो भी उपलब्ध मानव संसाधन है और भौतिक संसाधन है उसमें सुधार करने के लिए। क्लियर। और प्रत्येक चल रहे प्राथमिक विद्यालय में 2 बड़े कमरे, कम से कम 2 शिक्षक और आवश्यक शिक्षण सामग्री की व्यवस्था इस योजना का प्रमुख अंग है। तो दोस्तों इसमें सबसे प्रमुख अंग इसका क्या था कि किसी भी प्राथमिक विद्यालय में 2 कमरे और कम से कम 2 टीचर और जो भी शिक्षण सामग्री, जो आवश्यक शिक्षण सामग्री वो जरूर होनी चाहिए। क्लियर। ये आपका तीसरा पॉइंट हो गया। अब चौथा पॉइंट हम देखें दोस्तों। चौथा पॉइंट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। इसके पहले भी हम लोग बहुत बार कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय के विषय में डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि ये जो बालिका विद्यालय था ये इसके अंतर्गत मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ 750 विद्यालय खोले जा चुके हैं। तो दोस्तों कस्तूरबा गांधी में मुख्यतः अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यक वर्ग की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधाओं के साथ उन्हें शिक्षा देने की व्यवस्था थी। क्लियर। जिसमें आपके 750 विद्यालय खोले जा चुके हैं। अब हम देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 43। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 43। प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु नवीन प्रयास पर विचार प्रस्तुत कीजिए। जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा है उसको किस तरह से सुदृढ़ किया जाए, उसमें आपके जो नवीन प्रयास हैं उस पर विचार प्रस्तुत करने हैं। यहाँ पे किस तरह से नवीन प्रयास किया जाए उस पर आपके क्या विचार हैं। यहाँ पे ये आपके डीएलएड 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं उत्तर। प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ करने हेतु आज सरकार ने बहुत सी नवीन योजनाएं खोल रखी है। सर्व शिक्षा अभियान को सफल बनाने हेतु सरकार बहुत जोर शोर से कार्य कर रही है। स्कूल चलो अभियान के माध्यम से बच्चों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। प्राथमिक स्तर पर बालिका शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम खोले गए हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको जितनी भी योजनाएं पता हो प्रारंभिक शिक्षा से रिलेटेड, कोई जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन हो। इसमें देखिए सर्व शिक्षा अभियान भी है, स्कूल चलो अभियान भी है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना भी है और इसके अलावा इसके अंतर्गत वंचित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक की बालिकाओं के लिए आवासीय सुविधाएं जिसमें 750 विद्यालय। इसके जस्ट पहले ही हम लोगों ने ये क्वेश्चन देखा है। तो वो सारी चीजें भी इसमें इंक्लूड हैं। तो ये सारी चीजें भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें इसके अलावा राजस्थान में घुमंतू जनजाति परिवारों के लिए, इसके पहले ही हम लोगों ने पढ़ा था, बच्चों को शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए सचल विद्यालय। ये सचल विद्यालय ये कहाँ से संबंधित है? राजस्थान के घुमंतू जनजाति के लिए। और बिहार में चरवाहा विद्यालय आदि भी खोले गए हैं। इस प्रकार प्रारंभिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाने हेतु सरकार द्वारा नवीन प्रयत्न किए जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्या क्या इंक्लूड करना है
यहाँ पर आपको स्कूल चलो अभियान भी इंक्लूड कर देना, सर्व शिक्षा अभियान भी इंक्लूड कर देना, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय भी इंक्लूड कर देना, और यहाँ पर राजस्थान में घुमंतु जनजाति के लिए जो विद्यालय खोला गया सचल विद्यालय उसको भी इंक्लूड कर देना, और साथ ही यहाँ पर आपको बिहार में चरवाहा विद्यालय जो खोला गया उसको भी इंक्लूड कर देना। तो एक तरह से ये आपका इंप्रेसिव आंसर तैयार हो जाता है कि किस तरह से हम प्राथमिक विद्यालय में जो भी नवीन प्रयास किए जा रहे हैं उसके बारे में हम जानते हैं। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 44, बाल अधिकार पर टिप्पणी लिखिए। बाल अधिकार, चाइल्ड राइट्स। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा में 10 दिसंबर 1950 को सभी देशों को याद दिलाया गया कि प्रत्येक बालक बालिका को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है तथा शिक्षा को प्रारंभिक स्तर पर निःशुल्क होना चाहिए। ठीक, तो दोस्तों इसके पहले भी ये सारा डिस्कस हम कर चुके हैं, लेकिन एक बार देख लीजिए कि जो 10 दिसंबर 1950 ये सन आप याद कर लीजिए। और इसके अलावा अगर आगे हम देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकारों की घोषणा 20 नवंबर सन 1889 को की। इस घोषणा का मूल उद्देश्य विश्व के समस्त बालकों के लिए मूलभूत अधिकारों को सुनिश्चित करना था। भारत सरकार ने इस घोषणा को कब किया? 11 दिसंबर 1992 को अंगीकृत किया था, यानी कि अपनाया था। संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु निम्नलिखित हैं। तो दोस्तों इसके पहले भी हम ये सारे डिटेल देख चुके हैं, लेकिन एक बार आपको बस यहाँ पे क्या ध्यान रखना है कि ये आपका संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकार की सार्वजनिक घोषणा कब की थी? 10 दिसंबर 1950 को। संयुक्त राष्ट्र संघ ने बालकों के अधिकार की घोषणा कब की थी? 20 नवंबर सन 1989 को। और यहाँ पर भारत सरकार ने इस घोषणा को 11 दिसंबर सन 1992 को अंगीकृत किया, यानी कि अपनाया। इतना आपको याद रखना है, बाकी ये सब आप आराम से लिख सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा घोषित बालकों के अधिकार संबंधी बिंदु निम्नलिखित हैं। आगे हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, पहला, प्रत्येक बालक को जन्म लेने से ही राष्ट्रीयता का अधिकार प्राप्त होना चाहिए, यानी कि जब जन्म होता है तो उनका जन्म पंजीकरण होना चाहिए। और दूसरे पर देखिए तो बिना किसी प्रजाति, रंग, लिंग और धर्म या राष्ट्रीय भेदभाव के सभी बालकों को उक्त घोषणा पत्र में अंकित अधिकारों का उपयोग करने का अधिकार है। क्लियर? मतलब किसी भी तरह का जाति या लिंग या धर्म या प्रजाति से संबंधित कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। जो भी अधिकार है वो सबके लिए हैं। नंबर 3 पर हम देखें तो उनको उन सभी विशेष संरक्षणों, अवसरों और सुविधाओं को पाने का अधिकार है जो उन्हें स्वाधीनता और सम्मान के साथ एक स्वस्थ और सामान्य ढंग से विकसित होने में समर्थ बनाए। तो दोस्तों उनको वो सारे संरक्षण प्राप्त हैं जो उनको अवसर में भी मिलेंगे और सुविधाओं को भी मिलेंगे, और साथ ही स्वाधीनता और सम्मान के साथ भी स्वास्थ्य और सामान्य ढंग से विकसित होने में वो सारे जो भी चीज़ें उनको समर्थ बनाती हैं वो सारे अधिकार उनको मिलेंगे। यहाँ पे नंबर 4 पर हम देखें तो उनमें प्रत्येक को यह अधिकार है कि उनका एक नाम हो और राष्ट्रीयता भी हो। क्लियर? अगर वो जिस देश के भी नागरिक हैं उनकी अपनी एक अधिकार होगा और वो उनकी राष्ट्रीयता भी होगी। और यहाँ पे नंबर 5 पर हम देखें उन्हें सामाजिक सुरक्षा पाने का अधिकार है, उनमें पर्याप्त पोषण, आवास तथा चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। क्लियर? नंबर 6 पर हम देखें यदि वे बाधित या अपंग है तो उन्हें विशेष चिकित्सा, शिक्षा व देखभाल पाने का अधिकार है। और यहाँ पर हम देखें नंबर 7 पर तो उन्हें प्रेम, सद्भाव, प्यार एवं सुरक्षा के वातावरण को यथासंभव अपने माता पिता की देखभाल और जिम्मेदारी पाने का अधिकार है। तो दोस्तों एक तरह से उन्हें हर उस तरह का अधिकार प्राप्त है जो एक्चुअल में प्रत्येक बालक का अधिकार होना चाहिए। वो सारे अधिकार उन्हें प्राप्त हैं। जैसे उसमें उन्हें प्रेम, सद्भाव और प्यार और सुरक्षा के वातावरण को यथासंभव अपने माता पिता की देखभाल और जिम्मेदारी पाने का अधिकार है। तो दोस्तों ये सारे अधिकार हमने देखे। ये सारी डिस्कशन हम इसके पहले भी कर चुके हैं। बाल अधिकार से संबंधित जो संयुक्त राष्ट्र ने मानवाधिकार की घोषणा की थी इसके विषय में ये हम कई बार इस तरह के क्वेश्चन पढ़ चुके हैं। 45, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में हम देखेंगे। उत्तर देखते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009। शिक्षा के अधिकार अधिनियम की एक लंबी कहानी है। प्रारंभ में भारत के संविधान के अनुच्छेद 45 में यह घोषणा की गई कि, यहाँ पे ये इन्वर्टेड कामा में है तो ये आप याद करने की कोशिश करिएगा। ये अनुच्छेद 45 में है, राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की काल अवधि के अंदर सभी बालकों को 14 वर्ष की आयु समाप्ति तक निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने हेतु प्रबंध करने का प्रयास करेगा। क्लियर?
10 वर्ष की काल अवधि के अंदर ही जो 14 वर्ष के बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा या प्रयास करेगा कह सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखें, और तभी से राज्यों ने 14 वर्ष तक के आयु के बच्चों की अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था करने का प्रयास करना प्रारंभ कर दिया। आगे चलकर 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया अनुच्छेद जुड़ा 21 का, यानी कि 21 का ए भी कहीं कहीं मिलता आपको, जोड़ा गया। तो दोस्तों यहाँ पर 86वें संविधान संशोधन में 2002 में 21 का जोड़ा गया है। इसमें देखिए क्या क्या चीजें हैं, जिसमें आपका राज्य 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बच्चों हेतु 6 वर्ष से 14, इसके पहले केवल 14 था ना, यहाँ पे देखिए 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले सभी बालकों हेतु निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने की ऐसी रीति में जो राज्य विधि द्वारा अवधारित करे उपबंध करेगा। और इसी 86वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में वर्णित मूल कर्तव्य में एक नया मूल कर्तव्य 51 टा जोड़ा गया, जो इस प्रकार है। तो 51 के टा में क्या कहा गया, माता पिता अथवा संरक्षक 6 से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थिति बालक या प्रतिपाल्य हेतु शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो दोस्तों ये माता पिता के लिए था कि जो भी उनके बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष तक के, वो उनके लिए अपने बालकों के लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करें। अब आगे चलकर 2009 में बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 यानी कि पास किया गया। यहाँ पर देखेंगे 2009 में फिर बालकों की निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार पास किया गया था, और इसे संक्षेप में शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहा जाता है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, RTE जिसे कहते हैं, इसको शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी इसको कहा जाता है। 2009 में बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है ये। तो दोस्तों ये जो भी मेन पॉइंट है इसको आप याद करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि दोस्तों ये सारे देखिए 86वें संशोधन में क्या हुआ, इसके 51 के टा में क्या है, और 2009 में जो अनिवार्य निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 बना, उसको और किस नाम से जाना जाता है, उसको उस शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और यहाँ पर देखिए इस अधिनियम के अनुसार 6 से 14 आयु वर्ष तक के बच्चों को कक्षा 1 से 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। सरकार ने 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो अधिनियम, ये जो अधिकार था बालकों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, इसको 6 से 14 वर्ष आयु के बच्चों को 1 से कक्षा 8 तक की निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का मूल अधिकार प्राप्त है। और इसे लागू कब किया गया, 1 अप्रैल 2010 से इसे कानून के रूप में लागू भी कर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें, ये मेन पॉइंट आप याद रखिएगा। क्लियर। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे पार्ट नंबर 11। तो दोस्तों आशा करती हूँ कि ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा कि हमारा ये प्रयास आपको कैसा लगता है। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारे सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। इसी तरह से आप अपनी मेहनत जारी रखिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। हमसे जुड़ने के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।